हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमई बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे पहले मैं फ्रेंड्स आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज मैं फ्रेंड्स आपके लिए गोदान उपन्यास लाई हूँ। उसकी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी और उसके पात्रों के बारे में बताऊंगी और मेन मेन लाइनें बताऊंगी जो आपको पूछी जा सकती हैं। इसमें किसकी कथन है, ये सब पूछे जा सकते हैं। यूजीसी नेट एनटी में आपको हिंदी में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दो पात्र होते हैं, सबसे मेन करेक्टर होते हैं फ्रेंड्स इसमें, होरी और धनिया। इसमें ये किसान होता है होरी, और इसकी अपनी ज़मीन होती है। लेकिन ये जब इसके ऊपर इतना कर्ज चढ़ जाता है कि ये बाद में मजदूरी भी करता है। और फ्रेंड्स, इसने एक गाय खरीदने का इसका सपना था, वो गाय इसने खरीदी भी, लेकिन उसके भाई उसके भोला ने उसको जहर दे दिया गाय को, और वो गाय भी मर गई। और इस वजह से उसको और भी ज़्यादा दिक्कतें आई। उसने कर्ज लेकर तो वो गाय खरीदी थी। इस वजह से फ्रेंड्स ये कहानी बहुत, इसमें प्रेमचंद ने किसानों की त्रासदी बताई है। और मैं मेन मेन पॉइंट बता देती हूँ फ्रेंड्स, इसके करेक्टर बता देती हूँ आपको, आप नोट करते जाइए। ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें फ्रेंड बताया गया है कि भाई जो गोदान है वो प्रेमचंद ने होरी धनिया के जीवन के माध्यम से उत्तर भारत के शांति प्रेमी किसान की कष्ट पर जिंदगी का चित्रण किया है। ओके फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें जो है ये है, कहानी दो तरह से चलती है, एक तो गांव में चलती है और एक शहर में चलती है। गांव में जो है वो होरी और धनिया है, गोबर है, और गोबर बाद में शहर में चला जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये देखिए, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ, ये गांव की कथा के साथ साथ इसमें शहरी जीवन की कथा भी चलती है, जिसमें जमींदार राय साहब, ये फ्रेंड्स आपको नज़र नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। ये देखिए, ये जमींदार, जिसमें जमींदार राय साहब, जमींदार राय साहब, अमरपाल सिंह, मिर्ज़ा खुर्शेद, मिस मालती, ये फ्रेंड्स जो थे ये शहर के जो थे, ये शहर के का वो थे पात्र। और मिस्टर खन्ना, ओमकारनाथ, मिस्टर मेहता, ये अनेक शहर के पात्र थे। और दोनों कथाएं जो गोदान में अलग अलग होते हुए भी साथ चली, जैसे कि नंदुलाल वाजपेयी ने देखो कहा है, आगे बताऊंगी मैं इसके बारे में। ये प्रेमचंद साहित्य के की अनेक आलोचकों का मत है, गोदान में प्रेमचंद को सिर्फ होरी धन्या की गांव की कहानी कहनी चाहिए थी। इन्होंने कई आलोचकों ने, जैसे आलोचक तो हर जगह मिलते हैं फ्रेंड्स, जब हम कुछ भी करेंगे तो आपको आलोचक जरूर मिलेंगे। ये इसमें प्रेमचंद ने ये गोदान कहा है तो उसका भी आलोचना हुई है। तो उनके आपको मेन कलाकार उन्होंने कहा है कि भाई इन्होंने, इनको सिर्फ गांव की ही कहानी कहनी चाहिए थी, शहर की नहीं कहनी चाहिए थी। तो इसमें ये इनके आलोचकों ने बताया कि अगर ये कहानी सिर्फ गांव की कहते तो सही रहता। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है नंदुलाल वाजपेयी ने जो कहा है इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। ये राय साहब कहते हैं, पहले ये देख लीजिए अब राय साहब ने क्या कहा है, वो अंडरलाइन कर देती हूँ मैं फ्रेंड्स, पीडीएफ ले लेती हूँ पहले फ्रेंड्स। इसमें जो है राय साहब जो थे वो जमींदार थे। ये देखिए, ये आपको बताया, ये गोदान में प्रेमचंद को सिर्फ और जने की गांव की कहानी कहनी चाहिए थी, ये तो आलोचना हो गई फ्रेंड्स इसकी। और इसमें इन्होंने कहा है, राय साहब कहते हैं कि हम बिच्छू नहीं हैं कि अनायास ही सबको ढंक मारते फिरे, ना गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, परंतु करे क्या, अफसरों को दावते कहाँ दे से दूँ, सरकारी चंदे कहाँ से दूँ, आएगा तो असामियों ही के घर से। आप समझते होंगे जमींदार और तालुकेदार जो हैं सारे संसार का सुख भोग रहे हैं, उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बन रहे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, अफसरों को डालियाँ ना दे तो जेल खाना हो जाए। ये गोदान के 145 पेज पर है फ्रेंड्स, आपको इसमें मैं अंडरलाइन भी कर दूंगी या मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप उससे पढ़ लीजिएगा।
इसमें जो ये मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये पूछे जा सकते हैं कि ये किसने कहे हैं, ये कथन ऐसे पूछे गए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। और एक दूसरे प्रसंग में भी कहते हैं कि वसूली सरकार के घर गई, बकाया असामियों ने दबा लिया, तब मैं कहाँ जाऊँ। गोदान की ये पेज नंबर 142 में है। अब होरी का जो शोषण है वो अंग्रेजी राज तक जाता है। अंग्रेजों ने भी जैसे किसानों का शोषण किया है, लगान उनको इतना देना पड़ता था भूमि पर, तो ये प्रेमचंद ने यही कहानी इनको गोदान के रूप में डाल दी है। अब ये एक ये है, धनिया सोचती है, यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। ये पेज नंबर 7 में धनिया ने कहा है। सोचा था मतलब अपने मन में। फिर जमींदारी का कारिंदा कभी लगान की रसीद नहीं देता, इसलिए जब भी जमींदार किसी किसान को दंडित करना चाहता है उस पर बकाया लगान का दावा कर देता है। इस तरह 2-3 बार लगान चुका देने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब किसान रुपए नहीं जुटा पाता और फिर उसे खेत से बेदखल कर दिया जाता है, उसके मोरूसी हक छीन लिए जाते हैं। अब गोबर कहता है, मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठवाकर रुपए दूंगा, इसी गांव में 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते, सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू है। ये गोदान के पेज नंबर 187 में है। और ये लाइनें आपको देकर पूछ सकते हैं कि ये लाइनें किसने कही है। अब उसमें फिर पूछा है कि भाई जो इसमें आपको ज़्यादातर लगान के बारे में ही आएगा। अब जो राय साहब ने होरी से बकाया लगान की मांग की तो पहली बरसात हुई और किसान खेत बोने के लिए जाने वाले थे। ऐसे नाजुक अवसर पर महाजन उदारक का बाना पहनकर कर्ज देने के लिए सामने आता है और किसान जमींदार की चंगुल से निकलकर महाजन की गिरफ्त में आ जाता है। और कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। प्रेमचंद ने गोदान में ये लाइन किसने कही है? प्रेमचंद ने। तो ये पूछा जाता है कि ये लाइनें किसने कही है। गोदान में कर्ज और सूद का थोड़ा बहुत हिसाब दिया है। होरी ने मगरू शाह से आज 5 साल हुए बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दादाजी पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे, आलू तो चोर खोद ले गए और उसके 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहू आइन थी जो गांव में नॉन तेल तम्बाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था, उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। ये गोदान के पेज नंबर 32 में लिखा है। शोभा एक बार मगरू शाह से पूछता है, अच्छा ईमान से बताओ शाह कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपये हो गए हैं? जब तुम साल के बाद सूद ना दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहले कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। ये गोदान के 154 पेज पे लिखा है। इसी तरह 20 रुपये का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपये मिलेंगे और 3-4 साल तक ना दिए गए तो पूरे 100 हो जाएंगे। ये गोदान के पेज नंबर 87 में लिखा है। भारतीय किसान को शोषण के पंजों में जकड़ कर जमींदारी और महाजनी प्रथा ने इस प्रकार निचोड़ दिया है कि उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार का उत्साह और उमंग नहीं बच पाती। जीवन में केवल अंधकार छा जाता है। जैसे प्रेमचंद लिखते हैं, जीवन में ना कोई आशा है ना कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हो और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन है, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है, उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। इस तरह से फ्रेंड से कहा गया है। अब ये देखिए, आप इसमें ही दिया हुआ है, ये नंदुलाल वाजपेयी ने जो इसकी तुलना की है, देखिए किस तरह करी है। मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ। इसकी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने गोदान की तुलना ये इसी तरह पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जिनके दो अलग अलग खंडों में दो परिवार के रूप में गांव और शहर जो कभी कभी एक दूसरे से मिल लिया करते हैं। ये नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है, ये कथन पूछे जा सकते हैं। मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि ये आप कर पाए। ये पूरा जो है नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है, ये आप अंडरलाइन कर लेना इसको। वैसे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, आप PDF में ही पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। पेज नंबर 2 पे देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है?
इसके बारे में फ्रेंड्स, इसमें जब आप इस गोदान को पढ़ेंगे ना, पढ़ते पढ़ते ही आपकी आंखों में जो आंसू आ जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स इसमें कहा गया है, कहानी इस तरह से कही गई है। अब ये देख लीजिए आप, इसमें जितने भी ये आप PDF में पढ़ लेना, मैं आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा पूरा पढ़ के बताऊँगी तो ये नहीं हो पाएगा। अब जैसे ये देख लीजिए, इसमें है होरी के घर पर दमड़ी बसोड़ आता है तथा बांस खरीदता है। होरी के मन में बेईमानी आती है, भाव ताव में कभी बेसी करके 20 रुपया सैकड़ा की दर तय होती है। शर्त यह है कि दमड़ी होरी के भाइयों को 15 रुपया सैकड़ा बताएगा। इस संदर्भ में जो विवाद खड़ा होता है आगे चलकर वह होरी की गाय को जहर खिलाने तक चलता है। जहाँ दमड़ी कहता है ऐसा क्या है, इससे अच्छे बांस मिल जाते हैं 10 रुपये में, हाँ 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बांस का नहीं शहर के नगीच होने का है। गोदान में के पेज नंबर 26 पे लिखा है। ये गोदान में होरी साहब से मिलता है। यह इसी मिलते जुलते रहने की प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है। गोदान के पेज नंबर 7 में लिखा है, ये होरी ने कहा है। ये बात फ्रेंड्स मैं इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ आपको, ये आ सकते हैं। गोदान में सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं, ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स। जो है ये देख लीजिए, दोनों गांव में केवल 5 मील का ही अंतर है फ्रेंड्स। इसमें बताया गया है कि गोदान में सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। आपको सेमरी और बेलारी दे देंगे, बोल देंगे किस उपन्यास के गांव है ये, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है। दोनों होरी बेलारी में रहता है और उसके जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में विराजते हैं। उपन्यास जो ही बेलारी से निकलकर सेमरी में पहुंचता है, एक उपन्यास में शहर आ जाता है। आज़ादी से पूर्व जमींदार और जमींदारी प्रथा के संदर्भ के बिना किसान जीवन की परिकल्पना करना अयथार्थपूर्ण लगता है। जीवन की आमदनी गाँव से होती हुई है, परंतु उसका उपभोग वह शहर में करता है। जमींदार की प्रकृति को स्पष्ट किए बिना किसान चरित्र का उद्घाटन संभव नहीं है। स्वाभाविक रूप से जमींदार के शहरी मित्र भी उसके साथ खींचे चले आते हैं। अब आप ये देख लीजिए, मैंने आपको पेज नंबर 26 में बताया था कि उसने होरी ने क्या कहा, ये दमड़ी के लिए घर के पर दमड़ी बसोड़ आता है। होरी के घर पर दमड़ी बसोड़ आता है। ये जो बांस की लता है, ये सारी मैंने आपको कहानी बता दी है। इसके बाद आता है ये गोबर से जो शहर से में चला जाता है भागकर, गोबर गांव से भागकर शहर में आ जाता है और मिर्जा खुर्शीद के यहाँ 15 रुपये वेतन पर नौकर हो जाता है। होरी के जीवन पर आए संकटों में से एक गोबर के घर से भाग जाने से भी आता है। यही गोबर जब वापस गांव आता है तो उसके व्यक्तित्व में हुए परिवर्तन को सभी पात्र लक्षित करते हैं। गोबर जो है वो धनिया और होरी का बेटा है। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंप शू पहनता है, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और 5 सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों और प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। गोदान के पेज नंबर 168 में लिखा है फ्रेंड्स। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये कैसे भी पूछे जा सकते हैं कि किसी का करेक्टर पूछ लेंगे। गोदान के किसान शहर में शक्कर मिल खुल जाने की बातें करते हैं। राय साहब के मिस्टर खन्ना ये मिल खोलते हैं। अब ये मिल किसे खोली? मिस्टर खन्ना ने खोली है, जिसमें आगे चलकर गोबर कुछ दिन मजदूरी करता है। इस मिल के लिए खड़ी ऊख खरीदी जाती है। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो जाता है और जब ऊख तैयार हो गई, किसान ने उसे मिल में पहुंचा दिया। तब मुनीम से मिलकर गांव के महाजन झिंगूरी सिंह ने, अब महाजन कौन था? झिंगूरी सिंह, ये भी इसका करेक्टर है, अपने रुपये वसूल कर लिए, क्योंकि जिस खन्ना बाबू की मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। ये गोदान के पेज नंबर 153 में लिखा है। शहर और गांव का यह आर्थिक रिश्ता गांव में मौजूद है। प्रेमचंद इसे दिखाते हैं। मेहता और मालती घूमते घामते एक दिन बेलारी पहुंच जाते हैं और एक दिन होरी के घर ठहरते हैं। मेहता किसानों से खेती के बारे में बातचीत करते हैं तथा मालती देहाती औरतों के स्वास्थ्य की जांच करती है। अब मालती जो है, मालती शहर से आती है। मेहता और मालती जो है वो दोनों आपस में फ्रेंड थे। ओके फ्रेंड्स, उपन्यास में पुलिस आती है तथा किसी न किसी बहाने सारे गांव को डरा धमकाकर शहर चली जाती है। फिर होरी के गांव में राय साहब का कारिंदा नोखी राम रहता है। फ्रेंड्स आप बात समझेंगे नहीं, ये जो करेक्टर है मालती का, ये 4 ऑप्शन दिए थे, 4 करेक्टर दे दिए थे और पूछा था
कि इसमें से कौन सी पात्र गोदान की है। ऐसे भी पूछा है क्वेश्चन में। आपको जब क्वेश्चन डालूंगी ना क्वेश्चन पेपर, तब आप देखना। पटेश्वरी का निवास भी गोदारी में है। होरी के शोषण में इन दोनों की निर्णायक भूमिका रहती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसमें आप गोदान को, अगर आपके पास समय है तो पूरा पढ़ लीजिए, वरना मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता ही रही हूँ। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे ये देख लीजिए, गोदान की कथा के केंद्र में गाय की लालसा है। संपूर्ण उपन्यास में किसी न किसी रूप में गाय मौजूद रहती है। उपन्यास के आरंभ में प्रेमचंद लिखते हैं, हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने का महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। पेज 8 में लिखा है ये। इससे स्पष्ट हो जाता है कि होरी का अब तक का जीवन जो है वो अपूर्ण आकांक्षा के साथ चलता है। संघर्षों, अभाव और षड्यंत्रों, कुचक्रों के बीच भी होरी गाय रखने की इच्छा पाले रखता है। जो ही उसे अवसर मिलता है वह गाय का इंतजाम करता है। भोला को किसी तरह से पटाकर वह उधार में गाय ले आता है। यह उपन्यास का प्रस्थान है। अब ये देखिए, एक और प्रसंग है इसमें। होरी की अपूर्ण आकांक्षा की आसान पूर्ति देखकर गांव में कोई खुश नहीं होता। सभी की नज़र होरी की इस गाय पर लग जाती है। आषाढ़ की बरसात होती है, किसान खेत जोतने लग जाते हैं और तब राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी ना चुक जाएगी किसी को खेत में हल ना ले जाने दिया जाएगा। ये गोदान के पेज नंबर 86 पर लिखा है। अब क्या होरी महाजन झिंगुरी सिंह के पास रुपए लेने जाता है तो देखता है कि महाजन की नज़र इसी गाय पर है। वे गाय लेना चाहते हैं। इस बीच होरी के भाई हीरा की धनिया से कहासुनी हो जाती है। हीरा, अब ये देखिए, होरी का भाई कौन था? हीरा। हीरा का क्रोध भी इसी गाय पर उतरता है और हीरा गाय को जहर खिला देता है। इस तरह होरी की संचित आकांक्षा फिर अपूर्ण हो जाती है। आगे की सारी कहानी जो है वो गाय का कर्ज उतारने से बंधी हुई चलती है। फिर कभी गाय खरीदने का सामर्थ्य होरी नहीं जुटा पाता। होरी गाय तो नहीं खरीदता, परंतु उसके घर का कोई सदस्य जब भी स्वप्न देखता है तो गाय का देखता है। अब कुछ पेज इंपॉर्टेंट और मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, इसमें पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको जो मेन है। अभी देखिए, होरी के गांव में पटेश्वरी सरकारी नौकर है। वह एक बार धमकाते हुए कहता है, मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। ये पेज नंबर 155 में लिखा है गोदान के। और राय साहब ने क्या कहा है? राय साहब ने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है ये, हम बिच्छू नहीं है कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरे। ना गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, परंतु करे क्या? अफसरों को दावत कहाँ से दूँ, सरकारी चंदे कहाँ से दें? आएगा तो असामियों के ही घर ना। आप समझते होंगे जमींदार और तालुकेदार शायद संसार का सुख भोग रहे हैं, उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वे धर्मात्मा बन रहे हैं तो उनका जिंदा रहना मुश्किल है। अफसरों को डालिया ना दे तो जेल खाना हो जाए। गोदान पेज नंबर 145 में है ये। और ये सब मैंने शायद आपको करा ही दिया है ये। और मैं आपको अब इसके पात्र बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। मैं पात्र थोड़ा लिख के दिखा देती हूँ आपको। इसमें आपको मेन कैरेक्टर तो पता लग ही गए हैं, थोड़े बहुत जो नहीं पता है वो भी बता देती हूँ। होरी धनिया तो आपको पता ही चल गया है। झुनिया है, ये नोट करते जाना फ्रेंड्स। झुनिया, मालती भी आपको ऐसे पता लग ही गया है। मालती, मेहता, ये सब इसके गोदान के पात्र हैं। सिलिया, राय साहब, ये सब नोट कर लेना फ्रेंड्स। अब इसके जो गोबर था, गोबर को उसका बेटा था होरी और धनिया का। और ये क्या था? होरी ये मार्क्सवादी प्रवृत्ति का था। अगर पूछा जाए कि मार्क्सवादी प्रवृत्ति का करेक्टर कौन था, चरित्र पात्र कौन था इसमें, ऐसे पूछ सकते तो आप गोबर बताना और गोदान का। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में, मैं आपको पात्रों के बारे में बताती जा रही हूँ कि कौन किस तरह का करेक्टर है, ये इस तरह से पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये पात्र आप नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ पंडित ओमकार नाथ। ओमकार नाथ, मिर्जा खुर्शीद, मिर्जा खुर्शीद हो गया। हम दूसरा बता देती हूँ। गोबर आपने लिख ही लिया होगा, मिस्टर खन्ना।
मिस्टर खन्ना, राय साहब हो गया, सिलिया जुनिया, होरी, ओमकार नाथ, मिस्टर कुलजीत, और एक था हीरा। हीरा होरी का भाई था। भोला था जिसने गाय को जहर दिया था। ओके फ्रेंड्स, और इसके मेन मेन कैरेक्टर आपको पता चली गए हैं। मेहता हो गया है, मालती हो गई है, गोबर हो गया, राय साहब, सिलिया झुनिया, धनिया, होरी, और मिस्टर खन्ना, पंडित ओमकार नाथ, और हाँ झिंगूरी, एक झिंगूरी भी है, वो भी लिख लीजिए। झिंगूरी। और इसके करेक्टर थे फ्रेंड्स जूनिया, सिलिया हो गया, भोला हो गया, और मेन मेन करेक्टर तो फ्रेंड्स यही है, और मैंने इनके बारे में भी आपको बता दिया है। पात्र योजना आपको इसकी पढ़ लेना। आप अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो आप इसको और भी अच्छी तरह से आप इसका या तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए या इसकी शॉर्ट में कहीं से स्टोरी पढ़ लीजिए। मेन मेन कैरेक्टर मैंने आपको इसके बता दिए हैं, आप इनको नोट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसी तरह से आपको उपन्यास थोड़ा बहुत करा दूंगी ताकि आपको थोड़ा नॉलेज में हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल फिर हम मिलते हैं। और कल फिर मैं आपको देखती हूँ, दूसरा उपन्यास लूँगी या कुछ और कराऊँगी, देखते हैं क्या होता है कल। मैं पहले लेसन प्लान करना पड़ता है पहले फ्रेंड्स आपको कराने के लिए, उसके बाद ही मैं आपको करा पाऊँगी। और मैंने आपको मेन मेन ये भी बता दिए हैं कि किसने कौन से पॉइंट बोले हैं इसका। और मैं PDF पे देखती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी 1-2 दिन में, ये आप खुद भी पढ़ लेना। और जैसे मैंने आपको कुछ कुछ पढ़ के भी बता दिए हैं, कुछ आप खुद भी पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी